नमस्कार दोस्तों। तो आज एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल जेडी कोचिंग क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो कि हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक है गोलीय दर्पण। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि गोलीय दर्पण कैसा होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और इनसे किरण आरेख जो है किस प्रकार निर्मित किए जाते हैं, प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है, इन सबके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या होते हैं गोलीय दर्पण? गोलीय दर्पण ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय है अर्थात गोल है, यानी गोलीय दर्पण एक गोले के ऐसे भाग होते हैं जो बिल्कुल गोल होते हैं और उनका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो बाहर की तरफ वक्रित होता है या अंदर की तरफ वक्रित होता है। यानी ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय, यानी जिस तरफ से परावर्तन होना है वो पृष्ठ उनका गोलीय होगा। ऐसे दर्पण क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण होते हैं, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। दो प्रकार के गोलीय दर्पण हो गए, एक अवतल हो गया और एक उत्तल हो गया। तो अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको ये जो पूरा पाठ है समझाने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत जल्द तुम्हारे को ये पूरा पाठ समझ में आ जाएगा और बहुत ही शॉर्ट में सारे नोट्स बताऊंगा और बहुत ही शॉर्ट में सारे पाठ को समझाऊंगा। तो किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है, पूरा पाठ जो है बिल्कुल सरल है और बिल्कुल सीधी भाषा में तुम्हारे को समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो तुम्हारे को पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, यानी कि हमारा जो गोलीय दर्पण होता है वो एक गोले का भाग होता है। हमने पहले देखा है कि हमारा गोलीय दर्पण गोल होता है अर्थात एक गोले का भाग होता है। गोले का भाग होता है, गोला है, इसका मतलब उसका एक केंद्र होगा कुछ ना कुछ। जैसे मान लो हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो ये एक गोला है, इस गोले के ये एक केंद्र है, ये एक केंद्र है, यानी हम सिर्फ और सिर्फ इतना सा भाग लेते हैं गोले का, या हम इतना सा भाग लेते हैं अवतल दर्पण में गोले का और इधर की तरफ जो है इसकी पॉलिश हो रही होती है। यानी ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग जो है परावर्तक पृष्ठ का काम करे, क्या कहलाता है बच्चों? अवतल दर्पण। यानी ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो। हमने देखा अभी गोला है, गोले का भाग का है, ये एक हमारा अवतल दर्पण, तो ये गोले के केंद्र की ओर वक्रित होगा। जो ये गोले का केंद्र इधर है तो ये इधर अंदर की ओर, यानी जिसका अंदर धसा हुआ भाग जो हमारा परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा वो क्या कहलाता है बच्चों? अवतल दर्पण। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, जिसके बाहर की तरफ जो है एक पॉलिश हो रही है और अंदर का भाग धसा हुआ भाग जो है किसका काम कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है। दूसरी बात बच्चों याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, अवतल यानी अंदर, ऐसे अंदर, यानी ये ऐसे अंदर, ये इसमें भी ए है बच्चों और इसमें भी ए है। इससे हम समझ जाएंगे कि अवतल दर्पण वो होता है जिसका अंदर धसा हुआ भाग जो है परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण के बारे में कि उत्तल दर्पण क्या होता है। ये बहुत छोटी मोटी बात है बच्चों, कुछ सीधी परिभाषा है, कोई ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है। तो उत्तल दर्पण में हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का होता है, वो जस्ट इसका उल्टा होता है। ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यानी उल्टा, जस्ट ये इस प्रकार, ये इधर से इसके पॉलिश हो रही होगी और ये भाग जो है उभरा हुआ भाग, ये इधर उभरा हुआ भाग जो है ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? उत्तल दर्पण। यानी सीधी सीधी बात है, ऊ से उभरा, ये इधर उत्तर, ये उभरा। दोनों को याद रखने की बहुत शानदार, बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों। सीधी सीधी बात है, जल्दी से याद रह जाएगा। अवतल दर्पण अंदर धसा हुआ भाग जो है परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा और उत्तल दर्पण जो उभरा हुआ भाग है वो परावर्तक पृष्ठ का काम करेगा। क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। आशा करता हूँ बच्चों गोलीय दर्पण तुम्हारे को जो दो प्रकार के होते हैं समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे इनके लिए मुख्य शब्द जो है गोलीय दर्पण में कौन कौन से उपयोग किए जाते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे बच्चों गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य शब्द। ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, हर एक दर्पण में काम में आएंगे ये सारे शब्द। तो किस शब्द का क्या परिभाषा होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए देखते हैं
कि ये हमारा एक गोलीय दर्पण है, यहाँ में हमने अवतल दर्पण लिया है। हम चाहे तो अवतल दर्पण भी ले सकते हैं, दोनों में एक ही बात है और सारे शब्द एक ही यूज होते हैं, इनमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ऐसा मत समझना कि सर ने जो है यहाँ पे अवतल दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण नहीं लिया। तो दोनों में से कोई सा भी दर्पण हम लेकर के जो है ये बिंदु निर्मित कर सकते हैं। सारे दर्पणों में एक समान ही होते हैं। तो देखते हैं हम ये बिंदु कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से ध्रुव सबसे पहले आता है बच्चों। ध्रुव, ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ये जो गोलीय दर्पण है बच्चों, इसका जो ये परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र होता है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मध्य बिंदु होता है, यहाँ पे आएगा, इसे हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। गोलीय दर्पण का ध्रुव इसे हम बोलते हैं। और इसे हम किसके द्वारा लिखते हैं बच्चों? पी के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजी में इसे पोल कहा जाता है। तो अंग्रेजी का पहला अक्षर पी है, तो पोल यानी ध्रुव, इसे हम पी के द्वारा लिखते हैं। दूसरी बात, वक्रता केंद्र। अब हमें पता है कि जो हमारा गोलीय दर्पण जो है, हमारा ये गोलीय दर्पण एक गोले का एक भाग है, तो उस गोले का एक केंद्र होता है। वो केंद्र ही जो है दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है, इस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वही बात है कि हमारा जो गोलीय दर्पण है वो एक गोले का भाग है, और उस गोले का जो केंद्र है वही क्या कहलाता है बच्चों? वक्रता केंद्र। जैसे ये हमारा जो गोलीय दर्पण था, ये देखो यहाँ से ये गोले का भाग है, ये गोले का भाग है, और इस गोले का लगभग केंद्र बिंदु यहाँ पे होगा। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? दर्पण का, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसे हम किसके द्वारा लिखते हैं? सी द्वारा, यानी सेंटर, सी द्वारा इसे हम लिखते हैं। अब हम आगे की परिभाषा देख लेते हैं बच्चों, जिसे हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। अब किसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या? गणित में हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि एक गोला बनाते हैं, उस गोले की जो व्यास होता है, त्रिज्या होती है, ठीक है। तो ये जो गोला है हमारा, ये यानी गोलीय दर्पण जो है, ये एक गोले का भाग है। उस गोले के केंद्र की, उस गोले की जो त्रिज्या है, उस त्रिज्या को ही हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। देख लेते हैं परिभाषा क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि हमारा गोलीय दर्पण जो जिस गोले का भाग है, उसकी त्रिज्या ही क्या कहलाएगी बच्चों? वक्रता त्रिज्या, जिसे हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं? आर के द्वारा। देख लेते हैं कि यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कौन सी होती है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर यानी ये पी बिंदु और सी बिंदु को मिलाने वाली जो एक रेखा होती है, ये पी और सी को मिलाने वाली एक रेखा होती है, इस रेखा को ही हम बोलते हैं बच्चों आर, यानी वक्रता त्रिज्या। आगे दूसरा हम देखते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? मुख्य अक्ष यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। बच्चों मैं स्पष्ट बता देता हूं कि जो ये मुख्य अक्ष है, ये एक काल्पनिक रेखा होती है। ये पर्टिकुलर कोई फिक्स रेखा होती नहीं है, ये सिर्फ कल्पना की गई होती है कि कल्पना से हमने एक सीधी रेखा मान ली गई है। वो सीधी रेखा ही क्या कहलाती है बच्चों? मुख्य अक्ष। वो सीधी रेखा ही मुख्य अक्ष कहलाती है। ये यहाँ पे रही है मुख्य अक्ष, ये यहाँ, ये पूरी जो रेखा कहलाएगी, यहाँ से एक ये काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है, ये काल्पनिक रेखा ही क्या कहलाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष। हम चाहे तो लिखते हैं इस पे, ये हो गई हमारी मुख्य अक्ष, इसे हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ये हमारी एक काल्पनिक रेखा होती है बच्चों, और ये जो है दर्पण का जो ध्रुव है, इस पे अभिलंब होता है। हमने यहाँ पे ये रेखा जो डाली है, ये मुख्य अक्ष जो डाली है, ये जो दर्पण का ध्रुव है उस पे अभिलंब है बच्चों। क्या है? उस पे अभिलंब। ठीक है, आगे वाला पॉइंट देखते हैं, जो कि वेरी 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 यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाला जो पॉइंट है वो यही है। परीक्षा में सबसे ज्यादा इसी के बारे में पूछा जाएगा। और कौन सी परिभाषा तुम्हारे से पूछी नहीं जाती, नगण्य के समान पूछी जाती है अगर पूछी जाती है तो, लेकिन सबसे ज्यादा जो परिभाषा पूछी जाती है वो पूछी जाती है मुख्य फोकस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मुख्य फोकस। इसे हम मुख्य बिंदु भी बोलते हैं, और इसे हम एफ के द्वारा लिखते हैं। किसके द्वारा लिखते हैं? एफ यानी फोकस, एफ के द्वारा लिखते हैं। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है, यानी मुख्य अक्ष का ऐसा बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती है। कोई भी किरण, जैसे मान लो यहां से जो किरण इसके समांतर आएगी वो टकराने के बच्चा, इसे हम एक बॉल या गेंद इससे समझ सकते हैं कि जैसे कोई गोला है तो उस गोले के हम जैसे ऐसे मारेंगे तो वो कोई ऐसे झुका हुआ है तो ये यहाँ लग के वो गेंद ऐसे जाएगी, ऐसे ही जाएगी बच्चों। तो जैसे हम यहाँ पे मान लो कोई गेंद मारेंगे तो वो ऐसे निकलेगी,
यानी जो हमारी ये किरण आई है, ये किरण यहाँ से परावर्तित होने के बाद एक बिंदु से होकर के गुजरेगी, एक बिंदु से होकर के गुजरेगी। ये बिंदु ही क्या कहलाएगा दोस्तों? मुख्य फोकस, जिसे हम किसके द्वारा लिखते हैं? कैपिटल एफ के द्वारा। एफ कैपिटल होगा बच्चों किसका? मुख्य फोकस का या मुख्य बिंदु का जो एफ होगा वो कैपिटल होगा। ये बिंदु ही क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है। ये जो अवतल दर्पण है अपना, इसमें तो किरणें वास्तव में मिलती है बच्चों, लेकिन जो हमारा उत्तल दर्पण है उसमें किरणें सिर्फ और सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। एक डेमो दिखा देता हूं मैं कैसे मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ पे मान लो जैसे हमारा ये उत्तल दर्पण है, हमें पता है कि उभरा हुआ जिसका भाग परावर्तक पृष्ठ का काम कर रहा है वही क्या कहलाएगा बच्चों? उत्तल दर्पण। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव P हो गया, और ये यहाँ पे इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ से जो किरणें आएगी इसके समांतर, हमेशा किरण इधर से ही आती है बच्चों, है ना? तो जहां से ये किरणें आ रही है, ये किरणें हमें यहाँ से इधर फैला देगा, ये जो है इसे इधर फैला देगा। जैसे ये फैलाएगा तो ये किरण देखो पीछे खींचने पर, जैसे ऐसे खींचने पर ये एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, या दूसरी किरण भी हम यहाँ माने तो यहाँ से आ रही थे, ये भी इसको इधर फैला देगा। जैसे इसको भी हम पीछे से मगर माने तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये बिंदु ही इसका क्या कहलाएगा बच्चों? मुख्य फोकस। कभी कभार जो है पर्टिकुलर जो परिभाषा है डायरेक्ट पूछी जाती है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, या फिर अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो वो कैसे लिखनी है एक बार समझ लेते हैं कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और उत्तल दर्पण के लिए सुन लीजिए कि मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इस पे ध्यान देने की बात है बच्चों। मुख्य फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बहुत सी बार सीधी सीधी पूछी जाती है कि मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। आशा करता हूं ये चीज जो मैंने अभी बताई है तुम्हारे को, मुख्य बिंदु तो बताए हैं, ये तुम्हारे को समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पर्टिकुलर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बता सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है वीडियो का आपके तक सबसे पहले पहुंचे, और वो वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों भूलेगा नहीं, अपना जो चैनल है इसका नाम है जीडी कोचिंग क्लासेज, जीडी कोचिंग क्लासेज यानी गुरुदेव कोचिंग क्लासेज। अब हम आगे एक दो टॉपिक और बच गए हैं, उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? हमने ध्रुव देख लिया, फोकस बिंदु देख लिया, वक्रता केंद्र देख लिया, वक्रता त्रिज्या देख ली। अब हम देखेंगे फोकस दूरी, द्वारक, ये क्या होते हैं। अब देखो बच्चों फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी वो होती है बच्चों जो फोकस केंद्र और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है, यानी फोकस जो है अपना मुख्य फोकस, उसके और ध्रुव के मध्य की दूरी को हम क्या लिखते हैं? फोकस दूरी। और इसे स्मॉल f के द्वारा लिखा जाता है। किसके द्वारा लिखा जाता है बच्चों? याद रहे, स्मॉल f के द्वारा, और मुख्य फोकस को कैपिटल F के द्वारा लिखा जाता है। कहीं उल्टे सुल्टे मत कर देना, गलती हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी अपना जो गोलीय दर्पण है उसका जो मुख्य फोकस है और जो ध्रुव है उसके मध्य की दूरी को ही क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। याद कर लो, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यानी यहां से लेकर के यहां तक की ये F और ये यहाँ के मध्य की दूरी को हम बोलते हैं स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी। वेरी गुड, समझ गए आप लोग। अब आगे देखते हैं द्वारक क्या, बहुत छोटी मोटी चीज है, द्वारक कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चीज है द्वारक की। अब
हम द्वारक किसे बोलेंगे? कंफ्यूजन वाली बात है। द्वारक का मतलब हम जानते हैं द्वार, लगभग हम क्या समझ सकते हैं उसे? द्वार यानी हम जहाँ घर के अंदर घुसते हैं तो वहां पे हमारा दरवाजा होता है, जिसे हम दरवाजा बोलते हैं, गेट बोलते हैं, आजकल गेट बोलते हैं, जैसे दरवाजा भी बोला जाता है, डोर बोला जाता है, बहुत से नाम हैं, बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जो बोलेंगे वो है द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? अब यहाँ जो हमारा जो ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, इसमें प्रकाश किरणें जहां से जाएगी, जिधर से प्रकाश किरणें जा रही है, वो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो ये व्यास है, इस व्यास को ही हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। और इसे बच्चों किसके द्वारा लिखा जाता है? MN के द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं? MN के। अब पता नहीं इसे MN के द्वारा तक क्यों लिखा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने फिक्स कर दिया कि ये लोग MN के द्वारा ही लिखते हैं इसे। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि MN के द्वारा क्यों लिखा जाता है, लेकिन हमें तो यही याद रखना कि जो द्वारक होता है दर्पण का, जो सीमा रेखा का व्यास होता है, उसके द्वारा, उसको किसके द्वारा लिखा जाता है? MN के द्वारा। इसे हम लिखेंगे MN। इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों। परिभाषा क्या होती है? गोलीय दर्पण की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। हमारा जो ये गोलीय दर्पण है, इसकी जो ये वृत्ताकार सीमा रेखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इस सीमा रेखा का जो व्यास है, यही क्या कहलाएगा बच्चों? दर्पण का द्वारक, जिसे हम किसके द्वारा लिखते हैं? MN के द्वारा। वेरी गुड, आप बहुत समझदार है, समझ गए होंगे। अब एक चीज आ गई यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। वो इंपॉर्टेंट ऐसे हैं कि इससे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, और परीक्षा में ज्यादातर क्या पूछा जाता है? न्यूमेरिकल। तो देखते हैं, वक्रता त्रिज्या R व फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है? जैसे मनुष्य और मनुष्य के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है, जैसे अध्यापक और छात्र छात्राओं के बीच में जो संबंध होता है वो उस प्रकार का संबंध होता है। माँ और बेटे के बीच में जो संबंध होता है वो माँ बेटे का संबंध होता है। पिता पुत्र के बीच में जो संबंध होता है वो पिता पुत्र के बीच पिता पुत्र का संबंध होता है। उसी प्रकार जो है ये R और F में क्या संबंध है, यानी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के मध्य क्या संबंध है, इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सीधा सीधा दिखना होगा बच्चों कि जो ये R है यानी वक्रता त्रिज्या है, ये जस्ट फोकस दूरी की 2 गुनी है। किसकी? फोकस दूरी की 2 गुनी। देख लो यहाँ पे ये जो वक्रता त्रिज्या है ये इसका मध्य बिंदु है, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। याद रखें, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फिर जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सीधी सीधी बात, कॉमन सेंस वाली बात है, समझ गए होंगे आप। तो वक्रता त्रिज्या जो है ये R है, ये F की 2 गुनी होती है। तो यहाँ पे हमने इनके बीच में संबंध लिख दिया है सीधा सीधा कि R बराबर 2F। लिख सकते हैं हम नीचे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, या फिर फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसे? यहाँ पे हम F निकालेंगे तो ये स्मॉल f बराबर R बटा 2। इससे हम समझ सकते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आशा करता हूं यहाँ तक के सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों को बताएं, और खुद भी सीखें, ध्यान से पढ़ें, परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। बेस्ट ऑफ लक।